हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की चैप्टर 17 जिसमें आरोप के बारे में धारा 211 से 224 तक में बताया गया है के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि प्री और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो पोस्टपोन नहीं होने वाली है। आज 22 तारीख हो गई है और कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि जिससे कि जो डेट है एग्ज़ाम वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप लोग समय से पहुंचने का भरसक प्रयास करें। और हमारी तरफ से जो असुविधा आप लोगों को इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड वीडियो को उपलब्ध कराने में हुई उसके लिए हमें बहुत ही खेद है, क्योंकि आज 15-20 दिनों से आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाने का जो कारण है वो अस्वच्छता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याची हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक में हम लोग आरोप तो चार्ज, जो कि सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 17 में दिया गया है, धारा 211 से 224 तक में, इसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन सबसे पहला जो आता है कि आरोप क्या है और आरोप में कौन से जो विवरण हैं वो आवश्यक हैं। आरोप में गलती के प्रभाव की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि आरोप को परिभाषित कीजिए तथा आरोप की अंतर्वस्तुओं का विवरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरोप की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग आरोप होने चाहिए, इस कथन की भी विवेचना कीजिए। प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए जिसके लिए व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाता है एक पृथक आरोप होना चाहिए और हर आरोप का अलग से विचारण होना चाहिए। इस पर आप अपना विचार व्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोप चार्ज क्या है, ये क्यों लगाया जाता है और इसमें कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, इसके अंतर्गत आरोप में क्या क्या वर्णित होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 न्यायालय आरोपों में परिवर्तन कब कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर्स जो है हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आरोप का अर्थ, मीनिंग ऑफ चार्ज क्या है। कि आरोप एक ऐसा लिखित कथन है जो कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अपराध हैं उसकी जानकारी देता है और जिसमें आरोप का आधार क्या है और अपराध का समय क्या है और स्थान और उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है जिसके अंतर्गत या जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है A.N. मुखर्जी बनाम राज्य का मामला है, जो कि 1961 इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। इस मामले में ये अब निर्धारित किया गया है कि सामान्यतः आरोप में अपराध का जो नाम, ये अपराध किस नाम से जाना जाता है और उसको करने का समय क्या है और किस स्थान पर किया गया है और उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाना चाहिए। संहिता के अनुसार जो आरोप की परिभाषा है वो धारा 2 की उपधारा बी में दी गई है। तो धारा 2B के अनुसार जो परिभाषा दी गई है चार्ज की, तो उसके अंतर्गत जब आरोपों में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। जैसे कि आरोपों का प्रारूप क्या होगा, तो फॉर्म ऑफ जो चार्जेस हैं, आरोपों का प्रारूप विभिन्न प्रकार का हो सकता है। संहिता की अनुसूची 2 के प्रारूप संख्या 32 में आरोपों का प्रारूप दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित 3 प्रकार के जो हैं प्रारूप बताए गए हैं। पहला है कि आरोप का एक शीर्ष होगा, 2 या अधिक शीर्ष वाले आरोप होंगे, पूर्व 2 सिद्धि के पश्चात चोरी के आरोप के, इस तरीके के 3 प्रकार के आरोप के प्रारूप बताए गए हैं। तो आरोप की जो अंतर्वस्तु है और आरोप में किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा, धारा 211 स्पष्ट प्रावधान करती है कि आरोप में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पहला ये है कि धारा 211 की जो उपधारा 1 है वो आरोप का आरोपित अपराध है उसका उल्लेख के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। और दूसरा ये है कि धारा 211 की उपधारा 2 अपराध का नाम, कि उस अपराध को विधि के द्वारा कोई भी विनिर्दिष्ट नाम दिया गया हो तो उस आरोप में उसके नाम से अपराध का वर्णन किया जाना चाहिए। और तीसरा जो है धारा 211 की उपधारा 3 जो है अपराध का नाम ना होने पर स्पष्ट परिभाषा उसकी दी जानी चाहिए। और जो चौथा है कि धारा 211 की उपधारा 4 में दिया गया है कि अपराध की धारा का उल्लेख भी किया जाना चाहिए कि किस धारा के अंतर्गत जो है अपराध किया गया है। और 5वां जो है धारा 211 की उपधारा 5 आरोप
लगा दिया गया है। तो जब आरोप लगा दिया गया हो तो तथ्य का अर्थ जो है अपराध की अपेक्षित शर्तों का और जिनसे आरोपित अपराध बनता है उनके विशिष्ट मामले की पूरी जो कर ली गई है या उसको ये माना जाएगा। धारा 211 की उपधारा 6 ये कहती है कि न्यायालय की भाषा में जो है आरोप उनको लिखे जाएंगे। और धारा 211 की उपधारा 7 में पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है कि यदि अभियुक्त किसी भी पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी भी पश्चातवर्ती अपराध में वर्णित दंड या विभिन्न प्रकार के दंड का भागी है और पश्चातवर्ती अपराध में दंडित करने के उद्देश्य से पूर्व दोष सिद्धि साबित किया जाना आवश्यक है, तो न्यायालय आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य जो है और तारीख स्थान का उल्लेख करेगा। यदि ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है तो दंडादेश के पहले किसी भी समय उसको है जोड़ भी सकेंगे और घटा भी सकेंगे। इसके संबंध में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है संतोष कुमारी बनाम जम्मू एंड कश्मीर का मामला है, 2011 का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया था कि आरोप यथासंभव संक्षिप्त में होने चाहिए और घटना का समय, स्थान और उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है संक्षेप में उनका सभी का उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो केस ला है सतीश मेहरा बनाम राज्य का मामला था जो 2013 का है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि आरोप की जो विरचना है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अत्यंत सावधानी से की जानी चाहिए क्योंकि इसमें अभियुक्त की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। नेक्स्ट जो है आरोप की अंतर्वस्तु धारा 212 अपराध का समय, स्थान और व्यक्ति एवं वस्तु का उल्लेख के बारे में बताया गया है कि अभियुक्त को लगाए गए आरोप की उचित पर्याप्त सूचना देने के लिए आरोप में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसे कि अभिव्यक्त अपराध का समय एवं स्थान और उसका उल्लेख किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति या वस्तु यदि कोई हो जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसका, और तीसरा है इसके परंतु यदि अभियुक्त पर आपराधिक न्यायभंग या सांपातिक दुर्विनियोग का आरोप है और आरोप की जो सही तारीख है एवं स्थान का उल्लेख किए बिना ही निम्नलिखित कथन पर्याप्त नहीं होंगे, उस विशिष्ट मदों का उल्लेख जिनके बारे में ऐसा अपराध किया गया है या उस संपूर्ण राशि या उस जंगम संपत्ति का उल्लेख जिसके बारे में ऐसा अपराध किया जाना कथित है, लेकिन ऐसी तारीख में से पहली और अंतिम तारीख के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार से विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 213 कब अपराध जो हैं वो किए जाने की रीति का उल्लेख किया जाएगा। तो जब धारा 211 एवं 212 में उल्लेखित बातें अभियुक्त को आरोपित अपराध की पर्याप्त सूचना नहीं देती हैं तब वे रीति जिसमें अभिकथित अपराध किया गया है और वे विशेष बातें जो अभियुक्त को आरोपित अपराध की सूचना देने के लिए पर्याप्त हैं आरोप में उल्लेखित की जाएंगी। धारा 214 ये प्रावधान करती है कि आरोप के शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो अर्थ उस विधि में है जिस विधि के अध्याधीन वे दंडनीय है। तो प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अर्थ उस विधि में लगाया गया है जिस विधि के अधीन वे अपराध दंडनीय है। आरोप में हुई गलतियों का प्रभाव, तो धारा 215 जो है आरोप में गलतियों के प्रभाव के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो आरोप में कोई भी गलती या लोप तभी जो है सारभूत एवं तात्विक मानी जाएगी जब आरोप में पहला है कि अपराध की उन विशेष बातों का उल्लेख नहीं किया गया है जो आरोप के लिए अपेक्षित थी, या दूसरा है कि विशेष बातों का उल्लेख करने में कोई भी ऐसी गलती की गई है या ऐसा कोई भी लोप किया गया है जिससे कि अभियुक्त वास्तविक रूप से भुलावे में पड़ गया है या जिसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। इससे कि उदाहरण स्वरूप ए पर 20 जनवरी 1995 को हैदर बख्श की हत्या करने का आरोप और 25 जनवरी 1995 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारणा जो है खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ और उसकी प्रतिरक्षा में हाजिर हुए जो गवाह थे वो हैदर बख्श वाले मामले में भी साक्षी थे और न्यायालय ये अनुमान कर सकता है कि जो अभियुक्त है वो भुलावे में पड़ गया था और ये जो है गलती तात्विक थी। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है हसन अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, 1983 का है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया है कि आरोप में अस्पष्टता के कारण, अस्पष्टता जब हो तो उसके कारण दोष मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि आरोप में उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं था जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया था। आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्यों के अतिरिक्त कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। न्यायालय आरोपों में परिवर्तन कब कर सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धारा 216 स्पष्ट प्रावधान करती है कि न्यायालय जो है आरोप में कब परिवर्तन कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहला ये है कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन अभियुक्त को पढ़ करके सुनाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा। जब कोई भी संशोधन किया जाएगा या आरोपों में परिवर्तन किया जाएगा तो उसको पढ़ करके अभियुक्त को समझाया और सुनाया जाएगा। यदि आरोप में किए गए परिवर्तन या संशोधन से न्यायालय की राय में विचारणा को तुरंत
आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या संशोधन के पश्चात उसके या अपने विवेक के अनुसार विचारणा को ऐसे आगे चला सकता है मानो कि विपरीत या परिस्थिति या संशोधित आरोप ही जो है वो मूल अपराध की श्रेणी में आते हैं। चौथा है कि यदि परिवर्तन या संशोधन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारणा के तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त जो है या अभियोजक पर विचारणा आगे चलाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारणा का निर्देश दे सकता है या फिर विचारणा को इतनी अवधि के लिए जितना कि आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। पांचवा है, यदि परिवर्तन या संशोधन आरोप में कथित आरोप ऐसा है जिससे कि अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो उस मामले में बिना अनुमति प्राप्त किए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर परिवर्तित या संशोधित आरोप जो है आधारित हैं, अभियोजक के लिए अनुमति पहले से ही प्राप्त नहीं कर ली गई है। तो इन सभी आधारों पर जो है न्यायालय आरोपों में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है धारा 217 की, आरोप में परिवर्तन के बाद साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। जब आरोप में परिवर्तन न्यायालय के द्वारा कर दिए जाते हैं तो उसके बाद जो है साक्षियों को पुनः बुलाया जाएगा। जब कभी विचारणा प्रारंभ होने के पश्चात यदि न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या संशोधित किया जाता है, तब अभियोजक एवं अभियुक्त को पहला है कि किसी ऐसे गवाह साक्षी को जिसकी गवाही पड़ चुकी है उसको पुनः बुलाने या समन करने और परिवर्तित आरोपों के बारे में परीक्षा उनकी एग्जामिनेशन करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन न्यायालय की राय में ऐसे जो गवाह हैं वो साक्षियों को पुनः बुलाने या पुनः परीक्षा करने का प्रयोजन जो है अभियोजन अथवा अभियुक्त को तंग करना या विचारणा में विलंब करना या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा है, न्यायालय की यदि आवश्यक समझते हैं तो किसी भी अन्य गवाह या साक्षी को बुलाने की अनुमति भी प्रदान कर सकते हैं। आरोपों का संयोजन, धारा 218 प्रत्येक जो सुभिन्न अपराध हैं उनके लिए पृथक आरोप लगाया जाएगा। धारा 218 की उपधारा 1 प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप लगाया जाएगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक किया जाएगा। परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति यदि लिखित आवेदन के द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या कुछ आरोपों का विचारण एक साथ कर सकते हैं, उनको संयोजित करके। 218 की उपधारा 2 ये कहती है कि धारा 218 की उपधारा 1 की किसी भी बात का जो धारा 219, 220 और 221 एवं 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कि उदाहरण स्वरूप ए पर एक अफसर पर चोरी करने का अपराध है और दूसरे किसी अफसर पर घोरोपायित कारित किए जाने का अभियोग है। ए पर चोरी के लिए और घोरोपति के लिए पृथक पृथक आरोप लगाए जाएंगे और उनका विचारण भी पृथक अलग अलग ही किया जाएगा। लेकिन यदि ये न्यायालय से ये आवेदन करता है कि उसका जो विचारण है एक साथ कर लिया जाए और मजिस्ट्रेट को ये विचार है कि वो एक साथ विचारण करने से ए पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट दोनों अपराधों का जो विचारण है वो उसको एक साथ कर सकता है। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसला है, मनोहर लाल लहाय बना मध्य प्रदेश राज्य 1981 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने ये निर्धारित किया था कि यदि अभियुक्त ने मामलों का समेकन एवं संयुक्त विचारणा करने के लिए न्यायालय से आवेदन नहीं किया है और मजिस्ट्रेट द्वारा उसके खिलाफ आपराधिक मामलों का समेकन कंसोलिडेशन जो है संयुक्त विचारणा जिसको ज्वाइंट ट्रायल करने पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐतराज नहीं किया गया है, तो ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने विवक्षित सहमति एम्प्लाइड कंसेंट दे दी है और मजिस्ट्रेट इस प्रकार अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामलों का समेकन और उनका संयुक्त विचारण कर सकते हैं। धारा 219 की उपधारा 1 ये प्रावधान करती है कि एक ही साल में किए गए एक ही किस्म के 3 आरोपों का अपराधों का आरोप, तो एक से अधिक अपराधों का आरोप एक साल में तभी लगाया जा सकता है जब एक साथ तभी विचारणा किया जा सकता है जब ऐसे अपराध हैं जो एक ही किस्म के हैं और संख्या में अधिक से अधिक 3 हैं और 12 महीने के अंदर ही किए गए हैं, तब जो है एक साथ अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है और उनका एक साथ विचारणा किया जा सकता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे अपराध एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हों। इसके संबंध में जो एक केसला है महत्वपूर्ण, मुजहिर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 इलाहाबाद का मामला है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि चेक अनादरण के ऐसे मामलों में जो 2 अनादरत चेकों का विचारण संयुक्त रूप से किया जा सकता है, जहां वे 2 माह के अंतराल से जारी किए गए हों तथा एक ही वर्ष में अनादरत हुए हों। धारा 219 की उपधारा 2 ये प्रावधान करती है कि वे अपराध जो एक ही किस्म के होते हैं वे अपराध भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि जिसको लोकल लॉ या फिर एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का है जिस किस्म का
धारा 380 के अधीन है। इसी प्रकार कोई भी अपराध और इस अपराध को किए जाने का प्रयत्न एक ही किस्म का अपराध होता है यदि ऐसा प्रयत्न अपराध है। धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए कब एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और कब विचारण किया जा सकता है। तो धारा 220 की उपधारा 1 एक ही समव्यवहार में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध जब किए जाते हैं, तो जब एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही क्रम में और एक से अधिक ऐसे अपराध किए जाते हैं जो इस प्रकार परस्पर संबंध होते हैं जिनसे केवल एक ही समव्यवहार बनता है, तो इस प्रकार के प्रत्येक अपराध के लिए अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है एवं उसका विचारण भी किया जा सकता है। धारा 220 की उपधारा 2 आपराधिक न्यायभंग या बेईमानी से संपत्ति के लेखाओं तथा दुर्विनियोग के मिथ्याकरण के एक से अधिक अपराध जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आपराधिक न्यायभंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग का एक या अधिक अपराधों का आरोप है और उस पर उन अपराधों को कारित करने के लिए आसान बनाने या छिपाने के उद्देश्य से लेखाओं के मिथ्याकरण का एक या अधिक आरोपों का अभियोग है, तब ऐसे जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, तब विचारण भी किया जा सकता है। धारा 220 की उपधारा 3 दो या अधिक परिभाषाएं और धाराओं के अधीन आने वाले अपराध जब किसी भी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का अभियोग है जो कि आपराधिक विधि की दो या अधिक धाराओं के अधीन बनता है, तब अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण भी उनका किया जा सकता है। धारा 220 की उपधारा 4 कई कार्यों से बने भिन्न अपराध जब कई कार्य जो एक या अथवा एक से अधिक संख्या में स्वयं अपराध होते हैं और उससे मिलकर के बनते हैं तो वो भिन्न अपराध बनते हैं, तब ऐसे कई कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। धारा 220 की उपधारा 5 भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का अब प्रभावित रहना है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 220 किसी भी बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो जब एक कार्य या कई कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है जिससे ये संदेह होता है कि कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनता है, तब अभियुक्त पर सभी अपराधों का या किसी भी एक अपराध का आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण किया जा सकेगा। ये उक्त अपराधों में से किसी भी अपराध को करने या उनका कल्प आरोप लगाया जा सकेगा। धारा 222 जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है, तो अभियुक्त उस छोटे अपराध के लिए भी दंडित किया जा सकता है जिसका उस पर आरोप नहीं था। जब अभियुक्त पर कई विशिष्टियों वाले अपराध का आरोप है जिसमें केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है कि यदि शेष विशिष्टियों साबित नहीं होती हैं, तो धारा 222 की उपधारा 2 जब किसी भी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे हटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वे छोटे अपराध के लिए दोषसिद्धि किया जा सकता है यद्यपि कि उस पर उसका आरोप नहीं लगाया गया था। धारा 223 पे व्यक्ति जिन पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ जो है आरोप लगाए जा सकते हैं, एक साथ उनका विचारण भी किया जा सकता है। तो पहले वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है, दूसरा वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध के दुष्परिणाम या प्रयत्न करने का अभियोग है, तीसरा है वे व्यक्ति जिन पर एक वर्ष के अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए अपराध जो हैं धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के हैं और एक से अधिक अपराधों का अभियोग उन पर लगा हुआ है। चौथा है वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। पांचवा वे व्यक्ति जिन पर चोरी, उद्दापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का करने का अभियोग है। और छठा है वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई गई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध के द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 411, 414 या अन्य धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है, परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक आरोपों का आरोप लगाया जाता है, अपराधों का आरोप लगाया जाता है। और वे व्यक्ति जो धारा 223 की में वर्णित कोटियों के अंतर्गत किसी में आते हैं नहीं आते हैं, तो वहाँ मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे सभी व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्तियों से ऐसा करने के लिए लिखित आवेदन किया गया है और मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन को ये समाधान हो जाता है कि ऐसा करने से ऐसे व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना न्यायोचित है। आठवां है वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन सिक्के के संबंध में किसी भी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के बारे में उसी अध्याय के अंतर्गत किसी भी अन्य अपराध का या किसी भी ऐसे अपराध का दुष्परिणाम या प्रयत्न करने का अभियोग है, तो सभी पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकेंगे और विचार किया जा सकेगा। धारा 224 है कई अपराधों के आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों का वापस लिया जाना। जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक शीर्ष वाले आरोप विरचित किए जाते हैं और वे एक से अधिक
के लिए दोषसिद्धि किया गया है। तो पहला है कि परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की अनुमति से आरोपों को वापस ले सकता है अथवा न्यायालय स्वयं ऐसे आरोपों की जांच या विचारणा रोक सकता है तथा इस प्रकार का आरोप वापस लेने का प्रभाव जो है आरोप से दोष मुक्ति होगी, परंतु दोषसिद्धि अपास्त कर दिए जाने की स्थिति में न्यायालय आरोप को है जांच का विचारणा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर नंबर 17 के अंतर्गत चार्ज जो कि धारा 211 से 224 तक में विस्तारित किए गए हैं कि इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आप लोगों के प्री और मेंस एग्जाम के एपीओ जुडिशरी अन्य जो लॉ के एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक का पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके ऑफलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। और इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो नोट्स हैं आप लोग यदि पाना चाहते हैं तो चैनल पर सबसे पहले जाएंगे और रेड बटन जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है समय से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।